नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूपीएससी 2016 के संबंध में जो रॉ कैंडिडेट्स द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका डाली गई थी। तो उसमें जो रिट जितनी भी डाली गई थी तो वो सब टैग हो गई थी। और लीडिंग रिट याचिका जो थी 23/733/2018 थी, जो नवंबर 2018 में डली थी। तो इस रिट याचिका को सुना जा रहा था और 12 अप्रैल को डे टू डे सुनवाई होने के बाद 12 अप्रैल को जो कोर्ट कुछ कमी पाता है और उसके बाद जो भी सुनवाई थी 3 या 4 दिन के करीब जो सुनवाई हुई थी, तो वो इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि ये कोर्ट ने सुना ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या चीज़ें थी, तो कोर्ट के आदेश को ही देखते हैं कि इसमें क्या बात थी। 3 से अधिक दिनों से ये सुनी गई। श्री आर के ओझा साहब जब रिजॉइंडर दाखिल किया तो उस रिजॉइंडर में उन्होंने जो है सेलेक्टेड जो लिस्ट थी उसे चैलेंज किया, उसे जो है रद्द करने के लिए प्रार्थना किया। तो कोर्ट ये पाती है कि जो लीडिंग रिट पिटीशन है 23/733/2018, तो उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट थी तो उसे चैलेंज करने के लिए कोई प्रेयर में प्रावधान ही नहीं था। और उसमें केवल और केवल ये बोला गया था कि जो पिटिशनर है वो रिटन एंड फेल एग्ज़ाम है नोटिफिकेशन में, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट थी उसे चैलेंज ही नहीं किया गया था। तो जब उसे चैलेंज नहीं किया गया था तो सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें पार्टी भी नहीं बनाया गया था, और पार्टी नहीं बनाया गया था तो उन्हें जो है नोटिस भी सर्व नहीं कराया गया था। अगर नोटिस सर्व नहीं कराया गया था तो वो जो है माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष कैसे रख सकते थे। तो इस तरीके की जो कमियां थी वो माननीय उच्च न्यायालय ने पाई थी। इसमें एक लाइन भी लिखी है ऑर्डर में, सिंस द लाइन ऑफ सबमिशंस इज सॉट टू बी चेंज्ड इन रिजॉइंडर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू टू हियर दिस पिटिशन फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। उन्होंने कहा कि जो रिजॉइंडर दाखिल किया था रॉ कैंडिडेट्स के जो अधिवक्ता श्री ओझा साहब ने, तो उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें जो चैलेंज किया गया था, जबकि जो प्रेयर है लीडिंग प्रेयर 23/733, तो उसके अंदर इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था। तो दोनों में जो भिन्नता है, ऐसी स्थिति में जो कोर्ट ये पाती है कि इस रिट याचिका को निम्नलिखित कारणों से सुना नहीं जा सकता। श्री ओझा साहब जो सीनियर अधिवक्ता हैं श्री राकेश पांडे, ये कोर्ट से प्रे करते हैं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो पूर्णतः रद्द हो जाए। और कोर्ट ये पाती है कि जो है जो दूसरा पक्ष है सेलेक्टेड कैंडिडेट का पक्ष है उसे सुने बिना, ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, और उन्हें नोटिस सर्व किए बिना, यानी कि जो उनका पक्ष है सेलेक्टेड कैंडिडेट का, उनका उस पक्ष को सुने बिना इस तरीके का जो प्रावधान है वो नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ये पाती है कि जो लीडिंग रिट पिटीशन है उसकी प्रेयर में इस तरीके का कोई प्रावधान ही नहीं था। तो वो ये पाती है कि जो आपका रिजॉइंडर है और जो प्रेयर है उसमें भिन्नता है। आप रिजॉइंडर में तो मांग कर रहे हैं कि सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसे जो है रद्द किया जाए, किंतु जो प्रेयर है उसमें इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था। और जो प्रेयर थी वो क्योंकि नवंबर 2018 की थी तो उस समय रिजल्ट नहीं आया था, तो इस वजह से जो अधिवक्ता हैं उन्होंने जो है उसे चैलेंज ही नहीं किया था और उन्हें पार्टी भी नहीं बनाया था। कोर्ट द्वारा जो सीनियर अधिवक्ता हैं श्री ओझा साहब, तो उन्होंने जो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन है उसके लिए उनसे प्रार्थना किया कि वो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से इन चीज़ों को शामिल करेंगे। तो दोस्तों जो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन होती है वो यही होती है कि जो कमियां रह जाती हैं किसी प्रेयर में, तो कोर्ट से आप जो है जो अधिवक्ता हैं वो प्रेयर करने के बाद उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो इम्प्लीडमेंट जो एप्लीकेशन थी उसमें जो कोर्ट है उन्होंने बिल्कुल इन्हें जो है अनुमति दी है फाइल करने के लिए। और जो अधिवक्ता थे मनीष गोयल साहब, एडिशनल एडवोकेट जनरल सरकार और बोर्ड की तरफ से, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था कि इस स्थिति में जहां जो ये केस अब पहुंच चुका है इस स्थिति में ये परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी। किंतु यशवंत वर्मा साहब की जो कोर्ट है उन्होंने जो है इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए श्री ओझा साहब को समय दिया है। और इस रिट याचिका में बिल्कुल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये डेट कब लगेगी, ये नहीं कि ये जो कब लिस्ट होगी। इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है दो बातों का, कि एक तो ये कि ये जो अब तक जो सुना गया था ये केस, ओझा साहब और जो अशोक खरे साहब ने जो बहुत अच्छे तरीके से जो पक्ष रखा था, रॉ कैंडिडेट्स के पक्ष में बहुत अच्छे से पैरवी करी थी, तो वो जो है इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कोर्ट ने सुना ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो स्टेट है यानी कि जो सरकार और बोर्ड है, तो उन्हें जो भी ऑब्जेक्शन दाखिल करने हैं तो बिल्कुल ओपन है और वो बिल्कुल जो है ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं इस अवधि में। तो दोस्तों इस तरीके से जो रॉ कैंडिडेट्स हैं तो उनके जो अधिवक्ता हैं तो उन्हें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं नॉर्मलाइजेशन से पास हुए हैं सेक्शनल,
तो उन्हें पार्टी बनाना पड़ेगा और पार्टी बनाने के बाद नोटिस सर्व करना पड़ेगा, जिससे वो जो माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख सकें स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से। इसके अतिरिक्त जो रॉ कैंडिडेट्स के अधिवक्ता हैं उन्हें ये भी प्रेयर में शामिल करना पड़ेगा कि जो सेलेक्टेड लिस्ट है उसे जो है चैलेंज किया जाए रद्द करने के लिए। यदि उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा तो जो वैकेंसी है सीट्स की वो कैसे बनेगी जब तक उसे लिस्ट को चैलेंज नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त साथ ही साथ जो स्टेट है, राज्य सरकार और जो बोर्ड अपना पक्ष रखेगा, तो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो इसमें बिल्कुल दाखिल कर सकते हैं और जो रॉ कैंडिडेट्स हैं वो उनके अधिवक्ता इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन दाखिल इसमें करेंगे। तब तक ये जो मैटर है इसकी जो हियरिंग है वो एडजॉर्न या स्थगित की गई है। देखो दोनों पक्ष जो है, सरकार और जो रॉ कैंडिडेट्स के जो अधिवक्ता हैं वो अपना पक्ष रखने के उपरांत ये मैटर कब लिस्ट होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से यदि मुझे सूचना जैसी मिलेगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।